हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। दोस्तों आज की क्लास जो है, ठीक है, आज की जो क्लास है वो क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। और आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है उसका आगे वाला पार्ट है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस क्लास हम जो देख चुके हैं उसके जस्ट आगे की है। आई थिंक प्रीवियस क्लास जो थी आपकी पीवी बराबर एनएसटी पर थी, ठीक है, मतलब विलियन के वान हाफ समीकरण पर डिपेंड थी, ठीक है। तो आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों इसी पर होने वाली है। मतलब यहां पर आज हम लोग क्या सीखेंगे, यहां पर हम लोग सीखेंगे कि किस कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है और किस कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है, यही हम लोग सीखेंगे। ओवरऑल हम क्या सीखेंगे, लिमिटेशन ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन, विलियन के वांट ऑफ समीकरण की जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशन है, उसको हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्लास को पूरा अच्छे से देखिएगा, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलो फिर देखते हैं जल्दी से। देखिए यहां पर आपको समझना है, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया है और इस चीज को आप देखो, ठीक है। तो यहां पर वांट ऑफ विलियन समीकरण की सीमा जो लिमिटेशन है, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन, यहां पर आपको देखना है कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें वांट ऑफ विलियन समीकरण अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। मतलब उसके द्वारा हम ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं फाइंड कर सकते, क्लियर है। तो देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, वांट ऑफ विलियनों के नियमों का पालन केवल वे अवाष्पशील यौगिक ही पालन करते हैं जो विलयन में वियोजित या संगुणित नहीं होते, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, पहली बात तो ये ध्यान देना है कि जो अवाष्पशील विलयन होते हैं, ठीक है, अवाष्पशील यौगिक जो होते हैं वही क्या होते हैं, पालन करते हैं। और क्या कंडीशन आगे कि जो वियोजित नहीं होते, ठीक है, जिनका मतलब एक तरीके से डिकम्पोजिशन नहीं होता। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, इसको हम अच्छे समझाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि वे ही यौगिक विलियन के वांट ऑफ समीकरण का पालन करते हैं जो वियोजित नहीं होते, ठीक है, क्या नहीं होते, वियोजित नहीं होते, मतलब जिनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, जो वियोजित नहीं होते। अच्छा, अगर वियोजित हो जाएंगे तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो क्या वजह है, तो सिंपल सी बात है, सुनो पहले। यहां पर अगर कोई भी यौगिक क्या होगा, वियोजित होगा विलयन में, ठीक है, कोई भी यौगिक अगर वियोजित होगा तो पहली बात इससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा उसके अणुओं की संख्या, ठीक है, उसके अणुओं की संख्या इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके अणु की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब उसके अणु की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, में इंक्रीज हो जाएगी, तो उसके द्वारा क्या होता है, उसमें इफेक्ट पड़ेगा, उसके अणुओं की संख्या में इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है, अणुओं की संख्या जो पहले थी अब ज्यादा हो गई, अब ज्यादा हो गई। अब इसीलिए हम जो यौगिक वियोजित होते हैं उनमें हम क्या कर सकते, उनमें हम क्या नहीं कर सकते, पीवी बराबर एनएसटी, पीवी बराबर एनएसटी के माध्यम से हम ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब नहीं ज्ञात कर सकते। सिंपल सा फंडा यही आपको समझना है। पहले कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको, एक बार फिर से समझिए आप इस बात को, ठीक है, इसको आप एक बार फिर से अच्छे से समझिए कि ऐसे यौगिक जो क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। अब वियोजित होने के बाद क्या होता है कि उनके अणुओं की संख्या क्या होती है, अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जब अणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसके माध्यम से हम मतलब पीवी बराबर एनएसटी जो हमने फार्मूला लिया है, वो फार्मूला क्या है, वांट हाफ इक्वेशन है, वांट हाफ समीकरण है। तो इसके द्वारा हम परासरण दाब नहीं ज्ञात कर सकते जब कोई भी यौगिक वियोजित होता है। वियोजित का मतलब उसके जो अणु हैं, ठीक है, एक अणु है तो कई सारे अणु में टूट जाता है, मतलब कई सारे, एक ही अणु जो होता है कई सारे अणुओं में टूट जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन, ठीक है। और या फिर इसी बोलते हैं कि क्या हो गया, अणु वियोजित हो गया। तो जो यौगिक मतलब जिस यौगिक के अणु वियोजित होते हैं उनको, ठीक है, उनको उनमें मतलब उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्या है परासरण दाब है उसको हम नहीं ज्ञात कर सकते। ये सिंपल सा फंडा है, क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर उनमें क्या होता है, संगुणन। देखो मैंने पहला क्या बताया, वियोजित, वियोजित की कंडीशन मैंने बता दिया। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, संगुणित,
क्या, संगुणित। अब ये संगुणित क्या होता है, मीन ये संगुणन क्या होता है, चाहे आप इसको बोलो संगुणन, तो संगुणन में क्या होता है, सिंपल सा फंडा है कि अणुओं की संख्या क्या होती है, घट जाती है। अणुओं की संख्या क्या होती है दोस्तों, घट जाती है। तो देखो सिंपल सी बात है, अब कहीं ना कहीं अब जो यौगिक था उसके जितने पहले से अणु थे तो कहीं ना कहीं वहां हम क्या कर सकते थे, परासरण दाब ज्ञात कर सकते थे। लेकिन जब उसका अणु क्या हो गया, संगुणित हो गया। संगुणित का मतलब जस्ट अपोजिट वियोजन का, ठीक है, जो वियोजित हुआ था उसका जस्ट अपोजिट होता है संगुणित। तो इसमें क्या होता है, कई सारे अणु छोटे छोटे आपस में मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, यही है क्या, संगुणन। समझ में आ रही बातें। तो क्या होगा, इसीलिए अब देखो एक ये कई सारे अणु हैं, क्लियर बात है। अब ये क्या हो गए, मिलके एक अणु बना लिए, तो क्या हो गया, संगुणन हो गया। अब संगुणन में अभी कई सारे अणु थे, अब घट गया ना, तो जाहिर सी बात है अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो भैया जब अणुओं की संख्या घट जाएगी तो इसके यहां भी हम क्या कर सकते हैं, PV बराबर NHT से हम क्या कर सकते हैं, परासरण दाब ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये समझना है आपको, ठीक है। यहां पर हम परासरण दाब नहीं ज्ञात कर सकते, किस कंडीशन में, जब कोई यौगिक के अणु क्या होते हैं, संगुणित होते हैं या फिर वियोजित होते हैं। क्लियर है ना, मतलब इन पर ऐसे यौगिक जो वियोजित होते हैं या फिर संगुणित होते हैं उन पर PV बराबर NHT बेचारा काम ही नहीं कर पाता। ये फंडा आपको समझना है, यही लिमिटेशन है। क्लियर है दोस्तों, आई थिंक आपको ये पहली कंडीशन हजम हो गई होगी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट है वाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए 1/2 के विलयन नियम लागू नहीं होते हैं। मतलब अब आपको क्या बात समझ में आ गई कि ऐसे यौगिक जो क्या होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, जो अवाष्पशील होते हैं उन पर ये PV बराबर NHT काम करता है, मतलब वहां हम परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से। लेकिन जो वाष्पशील होगा, ठीक है, जो यौगिक आपका क्या होगा, वाष्पशील होगा, वहां आपका PV बराबर NHT बेचारा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना, वहां ये नियम लागू नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, यही आपको समझना है। क्लियर दोस्तों, तो आप इसको नोट कर सकते हो। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम बनता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, ठीक है, हर चीज आपको आना भी चाहिए, हर चीज़ अच्छी बात है एग्जाम के लिए, मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो पढ़ना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रही बात है, हर कॉन्सेप्ट जब हमें क्लियर होगा तो वहाँ क्या होगा कि हम लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो क्योंकि हर चीज़ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ी जाती, कुछ अपने नॉलेज के लिए भी पढ़ा जाता है, तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने बोला आपको कि हर चीज़ मैं टॉपिक वाइज हर चीज़ लेके चलूँगा। हालांकि ये क्लास बहुत छोटी होगी, ठीक है, और ये टॉपिक मैंने सोचा अलग से ही, नहीं तो ये छोटा सा टॉपिक था किसी क्लास में हो जाता है, बट मैंने सोचा चलो अलग से करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है, बातें समझ में आ गई हूँ, ठीक है। तो थम्स अप करके लाइक कर देना और कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। पढ़ना है तो चलो दोस्तों, ठीक है, चलो। और हाँ, अगर हमारा टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया आप, ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फ़िलहाल मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप चलाते हैं तो अरविंद सर 98 वहाँ आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात है। चलो, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।